नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, आखिरकार बहुत ज्यादा टाइम आपने देखा होगा कि किसी स्टेबलाइजर के अंदर, चाहे वो अगर वो मैनुअल स्टेबलाइजर है तो उसकी डीपीडीटी स्विच बहुत अधिक मात्रा में खराब होती है, या फिर उसकी इनपुट वाली जो टर्मिनल है वो ज्यादातर जल जाती है। सेम थिंग आपकी जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है उसके अंदर रिले नंबर 1 सबसे अधिक जलती है। फिर से अगर इनपुट टर्मिनल की बात की जाए, टर्मिनल मैं कह रहा हूं कनेक्टर की अगर बात की जाए तो इनपुट वाली जो कनेक्टर है वो अधिक जलती है। आउटपुट वाली शायद कभी आपने देखा होगा कि जला होगा। मोस्टली उसकी इनपुट वाली जो कनेक्टर है वो जलती है या फिर डीपीडीटी स्विच खराब होती है। तो एक्चुअल में इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों बार बार वो खराब होती है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी स्टेबलाइजर के अंदर डीपीडीटी स्विच मैनुअल हो तो डीपीडीटी स्विच और इनपुट की कनेक्टर बराबर जलती है, और ऑटोमेटिक के अंदर जो फर्स्ट रिले है, रिले नंबर 1 और इनपुट की कनेक्टर क्यों जलती है। तो जैसा कि देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक मैनुअल स्टेबलाइजर का यहाँ पे एक छोटा सा डिजाइन तैयार किया है जो कि बेसिकली इसकी मेन कॉन्टैक्ट है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हमने इसके अंदर नहीं दिखाई है क्योंकि इसके अलावे जो कुछ भी है वो ऑटो कट हो, ये यानी स्टेबलाइजर हाई वोल्टेज के अंदर ऑटो कट हो, इस तरह की चीजें इसके अलावे यूज होती है। किसी एक स्टेबलाइजर को चलाने के लिए एक ट्रांसफार्मर सफिशियंट है वोल्टेज अप डाउन करने के लिए, बार बार वायर को इधर उधर ना करना पड़े, इसलिए हम कनेक्टर या डीपीडीटी स्विच इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावे अगर बात की जाए, रिले ऑटो कट के लिए यूज होती है, कार्ड जो उसके अंदर यूज होती है वो ऑटो कट के लिए यूज होती है, वोल्ट मीटर वोल्टेज देखने के लिए, या फिर एलईडी लाइट वगैरह जो लगती है वो इंडिकेशन के लिए यूज होती है। मोस्टली इसके अंदर यही तमाम चीजें हैं जो कि आपके स्टेबलाइजर के अंदर अच्छे से फंक्शन कर। देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर कहीं भी हो, चाहे वो मैनुअल स्टेबलाइजर के अंदर यूज हो रहा हो, ऑटोमेटिक के अंदर यूज हो रहा हो, या फिर किसी और डिवाइस में या फिर किसी और जगह अगर ऑटो ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है तो उसमें कुछ समझने वाली बात है कि ट्रांसफार्मर का जो जीरो वाला लूप होगा, इसके ऊपर आपको एक इनपुट की सप्लाई कनेक्ट करनी है और एक आउटपुट की सप्लाई कनेक्ट करनी है। सेम थिंग मैनुअल स्टेबलाइजर के अंदर भी आपकी जो जीरो वाली सप्लाई होती है वहां पर इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट किया जाता है। ठीक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के जीरो वाले लूप के ऊपर इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई कनेक्ट की जाती है। ठीक है, यानी कि आपकी जो दो सप्लाई आती है, दो वायर से आपकी इनपुट आती है, एक लाइन और न्यूट्रल, और एक आउटपुट के अंदर निकलती है लाइन और न्यूट्रल। तो एक कोई सा भी एक वायर आपके ट्रांसफार्मर के जीरो के साथ कनेक्टेड होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैनुअल के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जीरो पे हमारी एक इनपुट आउटपुट कनेक्ट हो गई। अब एक इनपुट आपकी कनेक्ट होती है इस डीपीडीटी स्विच या फिर एसपीडीटी, जो भी आप मतलब के 8 पोल या 6 पोल कोई सा भी आप स्विच यूज कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 6 पोल वाली बनाया हूं। तो एक तरफ आप बीच वाले टर्मिनल पे इनपुट की सप्लाई कनेक्ट करते हैं और एक तरफ से आपकी आउटपुट बाहर निकलती है। क्लियर? तो अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि डीपीडीटी स्विच बार बार क्यों खराब होती है। तो भाई साहब, ये एक सिंपल सा लॉजिक है, आप समझ के देखिए। अगर मान लीजिए ये स्टेबलाइजर जो हमारी बनाई गई है ये है 90 से लेके 300 वोल्टेज रेंज के बीच, यानी मिनिमम 90 वोल्ट अगर रहती है तो भी ये स्टेबलाइजर 240 वोल्ट तक देने में सक्षम हो, और जब 300 वोल्ट भी आती है तो भी ये उसे घटाकर 240 कर दे। तो इस तरह की मान लीजिए कि हमारी ये स्टेबलाइजर है, ठीक है, और एट ए प्रेजेंट टाइम यहाँ पे हमें जो सप्लाई मिल रहा है मान लीजिए कि 110 वोल्ट, यानी हमारी स्टेबलाइजर बनी हुई है 90 से 300 के बीच काम करने के लिए, पर इसको सप्लाई कितनी मिल रही है? 110 वोल्ट इनपुट के अंदर। और हमारी जो ये स्टेबलाइजर है वो इसे बना कितनी रही है? 240 वोल्ट या 250 वोल्ट या 210 या 220। ये अप्रोक्स आप ये समझ ले कि इस वोल्टेज को यहाँ पे लगभग दुगुना किया जा रहा है। क्लियर है? तो मान लिया कि आपकी ये डीजे की एक स्टेबलाइजर है
और इसके ऊपर आप 3000 वोल्ट कंज्यूम कर रहे हैं। 3000 वोल्ट की लोड आपने इस स्टेबलाइजर के ऊपर डाली हुई है आउटपुट के अंदर। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप आउटपुट में 3000 वोल्ट की लोड डाल रहे होते हैं तो इसकी इनपुट वाली सप्लाई पे, चूंकि सप्लाई तो पीछे से 110 वोल्ट आ रही है और इसको हम बना रहे हैं 240 वोल्ट, तो अगर आप इनपुट की एम्पियरेज या इनपुट की अगर वोल्टेज देखेंगे तो डबल हो जाएगी। अगर आप आउटपुट पे 3000 वोल्ट की लोड डाल रहे हैं तो इसकी इनपुट की जो टर्मिनल होगी उस टर्मिनल के ऊपर 6000 वोल्ट अप्रोक्स कंज्यूम हो रही होगी। तो इसलिए आउटपुट की टर्मिनल तो 3000 वोल्ट बड़ी आराम से सरवाइव आपकी कर लेती है, लेकिन सेम आप तो जो कनेक्टर खरीद के लाते हैं वो अलग अलग एम्पियरेज की नहीं होती है, एक ही एम्पियरेज की होती है। तो वहां पे क्या होता है कि आपकी आउटपुट के ऊपर एवरेज लोड होने के कारण वो कनेक्टर नहीं जलती, पर इनपुट की जो कनेक्टर है उसके ऊपर इसकी जो लोड है वो डबल हो जाती है, यानी 3000 वोल्ट की लोड की जगह वहां पे 6000 वोल्ट की लोड आती है। और आपकी डीपीडीटी स्विच जो जैसा कि आप देख रहे हैं इनपुट सप्लाई आपके डीपीडीटी स्विच से जुड़ा है, तो वो सारा का सारा लोड आपको डीपीडीटी स्विच के ऊपर देखने को मिलता है। और जैसा कि आपको पता है कि एक नॉर्मल जो इस तरीके की स्विच आती है वो 25 एम्पियर तक की मार्केट के अंदर देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 3000 वोल्ट की लोड है तो इससे अगर आप एम्पियरेज के अंदर देखते हैं तो कितनी एम्पियर बनती है, लगभग 12 एम्पियर के आसपास। और 12 एम्पियर अगर आउटपुट के अंदर आप लोड दे रहे हैं तो इनपुट के अंदर कितनी हो जाएगी, वो 24। एक्चुअल में मार्केट के अंदर जो डीपीडीटी या फिर एसपीडीटी ये सब स्विच जो मिलती है आजकल वो अपने एम्पियरेज को जस्टिफाई नहीं करती, यानी जितनी एम्पियर उसके ऊपर लिखी होती है उतना उससे आपको मिलता नहीं और आपकी जो स्विच है वो खराब हो जाती है, या इनपुट की जो कनेक्टर आपने लगाई होती है वो खराब हो जाती है। सेम थिंग ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के केस में भी यही होता है। यहां पर आपको समझना है कि आपकी जो ये रिले है, रिले नंबर 1 जिसको कि आप इनपुट रिले भी कहते हैं, तो एक इनपुट की सप्लाई आप यहां पे देते हैं और एक आउटपुट आपकी 3 नंबर रिले से बाहर निकलती है। तो पहली रिले को हम इनपुट रिले कहते हैं और इनपुट सप्लाई हमारा रिले नंबर 1 के ऊपर आता है। तो जो कंडीशन इस मैनुअल स्टेबलाइजर के साथ बनती है सेम कंडीशन आपकी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के साथ बनती है। और इनपुट वाली रिले के ऊपर आउटपुट के मुकाबले डबल लोड हो जाता है उस वक्त जबकि वोल्टेज कम होता है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल से बताया है कि अगर पीछे से 110 आ रही है, आउटपुट पे हम 240 ले रहे हैं, तो अप्रोक्स डबल होता है। तो इस हिसाब से कभी अगर इससे भी कम हो जाए यानी 90 हो जाए तो और अधिक बढ़ जाती है। या अगर ये 110 है, अगर इस जगह पे 150 वोल्ट आती है तो यहाँ पे और पीछे इनपुट में 6000 वाट की लोड ना होके उससे कुछ कम, यानी कि उसकी रेशियो जो है इनपुट लोड के हिसाब से बढ़ती घटती रहती है। क्लियर है? तो यही रीजन होता है कि ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की इनपुट रिले सबसे अधिक जलती है और मैनुअल स्टेबलाइजर के अंदर डीपीडीटी स्विच सबसे अधिक जलती है। हालांकि आने वाले एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि खासकर डीजे वाले स्टेबलाइजर में, डीजे में मैनुअल खासतौर पे इस्तेमाल होती है, तो आप इस स्विच को यूज ही ना करो और आपकी सिस्टम अच्छे से वर्क करेगी और वो काफी मतलब कि यूजर फ्रेंडली भी होगा, यानी उसे कोई भी आपके स्टाफ भी है तो बड़ी आराम से यूज कर सकते हैं बिना डीपीडीटी स्विच के। डीपीडीटी होगा ही नहीं, तो वो चीज मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बता दूंगा। तो फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक अपना अपनों का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।